गैसियस स्टेट टॉपिक चालू किया है, गैसीय अवस्था, ठीक है। और कल मैंने आपको गैसियस लॉ बताए थे चारों, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसाक और एवोगाड्रो। क्यों बताए थे? क्योंकि उनको मुझे यूज करना है, और यूज करके क्या बनाना है? आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर? क्या लिख रहा हूं? हेडिंग डाली आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। बोलो आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण, ठीक है। तो अगेन आप 15-20 मिनट पहले ध्यान देना, यहां पर मैंने लिखा, बोलो V, पहला लिखा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, बोलो, या सबसे पहले V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, तो बताओ ब्रैकेट में अब आप लिख सकते हो बॉयल के नियम से, ठीक है। बोलो बॉयल के नियम से, अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो आप लिख सकते हो चार्ल्स के नियम से, ठीक है। बोलो चार्ल्स के नियम से। अगर मैं कभी लिखता हूं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, तो आप लिख सकते हो आवोगाड्रो के नियम से, ठीक है। आवोगाड्रो के नियम से। तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल ऑफ गैस। तो इन तीनों को देखूं तो मैं ऐसा कर सकता हूं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। बात समझ में है? ओके। फिर मैं इसको आगे और सोल्व करता हूं, तो यहां पर बोलो सेम इसको मैं PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT लिख सकता हूं, कोई नहीं रोक सकता। बोलो बात समझ में? और इसको हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगाऊंगा, जो मैंने लिखा है यहाँ पर NRT, और NT तो पहले से था, नया क्या आया? R। तो यहाँ बोलो R जो है उसको कहा जाता है सार्वत्रिक गैस नियतांक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। सार्वत्रिक गैस नियतांक, ओके। यूनिवर्सल बोलो गैस कांस्टेंट, ठीक है। बात समझ में? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन को बनाने में कौन सा गैस का नियम काम नहीं आया है? गैलुसाक का। कौन कौन सा काम आया, समझ में आया? बोलो ओके। तो आइडियल गैस इक्वेशन कैसे बनी, समझ में आया? बोलो आपको, ठीक है। पहले ये नोट करो। अब क्या होता है, ये वाली सबको पता होता है, मैं इसके रूप बताऊंगा आपको। क्लियर? ओके। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो, पहले मैंने आपको वो बेसिक चीज सिखाई क्योंकि उसका मुझे यूज करना था, ठीक है। आगे बढ़ाए कहानी को, यहां तक बात समझ में आई? बोलो आपको, ठीक है। हो गया नोट? बोलो। अब मैंने कहा पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो हम पूरी फिजिक्स में, पूरी साइंस में यूज करते हैं।
यहां पर हम जब चैप्टर पढ़ रहे हैं गैसेस स्ट्रेट, तो हमें पीवीजी इजिकल टू एनआरटी के दूसरे रूप पता होना चाहिए, ताकि हम एग्जैक्ट कब क्या टिक करना वो जान सके। तो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, मैंने कहा आदर्श गैस समीकरण के अन्य रूप, क्लियर, अन्य रूप, अदर फॉर्म ऑफ, बोलो आपसे मैं कहूं आइडियल गैस इक्वेशन, क्लियर, आदर्श गैस समीकरण के अन्य रूप, मतलब रूप बदल रहा हूं, ठीक है। तो अब देखो पीवी इजिकल टू एनआरटी, वापस 10-15 मिनट ध्यान देना। पीवी इजिकल टू क्या है, एनआरटी, पी क्या है, प्रेशर, वी क्या है, वॉल्यूम, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी क्या है, टेम्परेचर। तो मेरे लिए मेन चेंज करने में रोल क्या रखेगा, एन। एन क्या है बोलो, मैंने कहा मोल ऑफ गैस, ठीक है, बोलो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। अब मैंने कहा मोल क्या होता है, गैस की मात्रा डिवाइड बाय गैस का मोलर मास, क्लियर। तो मैंने कहा चूंकि एन क्या होता है, बोलो मास, ठीक है, ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है, यानी गैस का द्रव्यमान, ठीक है, डिवाइड बाय गैस का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। इसका मतलब हुआ अगर मैं इसको m मानूंगा तो ये क्या होगा, mw, क्लियर। तो इसका मतलब मेरा n इजिकल टू क्या हुआ, m अपॉन mw। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बोलो बोलो मोलर मास ही मोलिकुलर वेट होता है, मोलिकुलर वेट ही मोलर मास होता है, ठीक है। अब मैंने कहा यहां पर यदि इफ गैस के एक अणु, क्लियर, एक अणु का द्रव्यमान, ठीक है, बोलो मैंने कहा वो क्या है, स्मॉल m है। इफ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ठीक है, बोलो गैस क्या है, बोलो स्मॉल m, ठीक है। और मैंने कहा इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन गैस n, क्लियर, यदि गैस में अणुओं की संख्या, ठीक है, संख्या, बोलो मैंने माना n, क्या माना, बोलो n, ठीक है। इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बोलो इन गैस, क्या माना मैंने, कैपिटल n, बात समझ में आए, बोलो ओके। अब मैंने जब ऐसा माना, मेरी बात को समझना, तो मैं m को m इंटू n लिख पाऊंगा, क्योंकि कैपिटल m क्या है, गैस का द्रव्यमान। अगर गैस के अंदर n मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है, तो गैस का मास क्या बनेगा, बोलो कैपिटल n मल्टीप्लाई m, ओके। और mw क्या बनेगा, बोलो मैंने कहा na इंटू m, बोलो बात समझ में, क्योंकि मोलर मास के अंदर मॉलिक्यूल की संख्या हमेशा एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होती है। आप समय को Na का मतलब समझते हो, Na का मतलब समझते हो, 6 इंटू 10 की पावर 23, और वो नंबर कब माना जाता है, मोलर के अंदर, मोल के अंदर, बात समझ में है। तो इसका मतलब ये तो था गैस का मास, ये था गैस का मोलर मास, गैस के अंदर मास अणु है n, तो n इंटू m कर दिया। बोलो मोलर मास के अंदर अणु होंगे Na, तो Na इंटू स्मॉल m कर दिया, बात समझ में आए, ओके। आगे कहानी बढ़ाते हैं, ये है मेरा m अपॉन mw, क्लियर। तो मैंने कहा यार यहां पर ये मेरा m अपॉन mw है, ठीक है। तो यहां पर मैं इस m की जगह स्मॉल m n लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं Na और m लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बोलो। इससे ये कट हो गया, तो मैंने कहा फिर तो मेरा पीवी इजिकल टू nRT है, तो इस n की जगह ये लिखूंगा, तो बताओ n अपॉन NaRT, नो प्रॉब्लम, बोलो। अब मैंने कहा R अपॉन Na जो होता है वो K के इक्वल होता है। K क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, क्या होता है, बोलो बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। इसका मतलब पीवी इजिकल टू, अगर मैं इसकी जगह K लिखूंगा तो पीवी इजिकल टू क्या हो जाएगा, NKT, क्या हो जाएगा,
NKT। क्लियर? ये PV इक्वल टू NRT, ये पहला रूप, और PV इक्वल टू NRT बोलो NKT दूसरा रूप। अब समझना ये और ये सेम है। ये कब यूज में लेना है? जब गैस के मोल गिवन हो। ये कब यूज में लेना है? जब गैस के अणु गिवन हो। मेरी बात समझ, क्या गिवन हो? अणु। जैसे आप समझो, आपको ये मैंने इतना बताया, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है यदि किसी गैस में अणुओं की संख्या स्मॉल n है, क्या देता बोलो? मतलब आपको गलत कराने के लिए देगा। गैस में अणुओं की संख्या क्या दिया? स्मॉल n, ठीक है? तो आदर्श गैस समीकरण क्लियर होगी। बात समझना। पहला ऑप्शन PV इज इक्वल टू NRT, दूसरा ऑप्शन PV इज इक्वल टू NKT, तीसरा ऑप्शन PV इज इक्वल टू RT, चौथा ऑप्शन PV इज इक्वल टू KT। ठीक है? बोलो आप मुझे बताओ, अगर नहीं पता होगा तो दुनिया तो आदर्श गैस समीकरण देखती और टूट पड़ती है। बात समझ में? पहले बताओ आंसर A होगा, B होगा, C होगा, D होगा? ए तो सरासर गलत होगा, क्योंकि बोलो PV इज इक्वल टू NRT तब यूज करते हैं जब N क्या दे रखा हो? नंबर ऑफ मॉल दे रखा हो। क्या दे रखा हो? नंबर ऑफ मॉल। यहां पर आपका आंसर क्या होगा? PV इज इक्वल टू NKT। मैंने रूप क्यों बताया, समझ में आया बोलो आपको? कि अगर आपको, अब कोई के सर यहाँ तो कैपिटल एन आना चाहिए। अरे भाई, उसने कहा आपको कि आपको N इज इक्वल टू N, ये गिवन है। और बोलो उसने कहा ना कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन गैस इज स्मॉल n, तो बताओ हमारे फॉर्मूले में कैपिटल N किस में बदल जाएगा? स्मॉल n में बदल जाएगा। बात समझ में? तो मैं क्या बताना चाह रहा था कि हम पूरे फिजिक्स में, पूरी साइंस में आइडियल गैस इक्वेशन का मतलब समझते हैं PV इज इक्वल टू NRT, और वही रियल रूप है जो मैंने आपको पहले बना के बताया। अभी मैंने रूप क्यों बनाया दूसरा, कि आपसे गलती नहीं हो जाए। PV इज इक्वल टू NRT तब यूज किया जाता है जब क्या दे रखा हो? मोल ऑफ गैस। और अगर नंबर ऑफ गैस दे रखा हो, मॉलिक्यूल ऑफ गैस दे रखा हो, तो PV इज इक्वल टू NRT नहीं होता, फिर PV इज इक्वल टू NKT होता है। क्या होता है? NKT। ओके, चलो अब फाइनली हमें क्या पता होना चाहिए? ये तो बोलो मैंने सारा सबको समझा दिया। ये तो मैं डायरेक्ट ना लिखकर ये चीजें इसलिए बताता हूँ, आपको छोटी छोटी चीजें बारीकी पता चले। बाकी हमारे लिए लेटर ऑन क्या काम की चीज है? बोलो नंबर 1, आपको बोला जाए, यहां पर मैं लिख रहा हूं आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है? आइडियल गैस इक्वेशन मैक्सिमम 4 पॉसिबिलिटी है n मोल गैस के लिए। ठीक है? तो क्या करोगे? PV इज इक्वल टू NRT। क्लियर? बोलो 1 मोल गैस के लिए। ठीक है? 1 मोल गैस के लिए क्या करोगे? PV इज इक्वल टू RT। क्लियर? या 1 रख दिया। बात समझ में आए? बोलो आपको बोला जाए n, बोलो n मॉलिक्यूल, ठीक है, बोलो ऑफ गैस, ठीक है, के लिए समझ आओगे? बोलो तो PV इज इक्वल टू NKT। बात समझ में आए? बोलो आपको कहा जाए एक मॉलिक्यूल, क्लियर, बोलो ऑफ गैस, ठीक है, के लिए, तो क्या हो जाएगा? बोलो PV इज इक्वल टू KT। इसका मतलब हुआ मैंने जो 4 ऑप्शन बनाए थे वो सब किसी ना किसी का आंसर है। बोलो सब किसी ना किसी का आंसर है। अगर मैं यहाँ पर बोलो ये क्या दे देता n मोल, तो पहला हो जाता। मैं यहाँ पर सपोज दैट n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये हो गया। मैं बोलता 1 मोल, तो ये हो जाता। मैं बोलता 1 अणु, तो ये हो जाता। कुछ बात समझ में आई मेरी आपको? बोलो क्लियर? कि आपके काम की चीज जितना मैंने अभी बताया वो है ये 4 पॉइंट। बात समझ में आए? बोलो ओके। लेकिन ये डायरेक्ट हमें नई चीजें पता चलती है, जब तक हम कुछ डेराइव करके चीजें नहीं निकालते हैं तब तक आपको, अच्छा R K क्या है वो तो मैं आपको स्पेशल नोट में अभी अच्छे से बताऊंगा। R की वैल्यू, R की यूनिट, K की वैल्यू, K की यूनिट, एवरीथिंग हम बात करेंगे। क्लियर? कि कभी भी बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू पूछ दे तो कैसे निकालना है, वो सब हम बात करेंगे। पहले आपको जो मैंने यहाँ टाइटल डाला था वो समझ में आया? बोलो डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। खाली PV इक्वल टू NRT तो रखना ही है, वही यूज करते हैं, लेकिन PV इक्वल टू NKT भी रखना है। बस 2 ही ध्यान रखना है,
बाकी एक मोल का एक अणु का तो हम खुद ही बना लेंगे। बात समझ में आए बोलो? ओके, तो यहां तक नोट किया था बोलो, ठीक है। ये जो मैंने लिखा समझ में आया बोलो आपको? क्लियर? ये सब समझाने के लिए, फाइनली जब रिवाइज करो तो काम की चीज मैंने स्पेशल नोट में आपको बता दी है, ठीक है। थोड़ा जूम करूं? पहले तो आप लोग इतना दूर क्यों बैठते हो यहाँ? सही बैठो, चार लाइन में बैठ जाओगे। बात समझो ना, ठीक है। ओके, क्या पता चला? बोल्ट्जमान कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? आर अपॉन एन। पूरी केमिस्ट्री के अंदर कभी भी आर अपॉन एन आए तो के लिख सकते हैं, और कहीं के आए तो वहाँ आर अपॉन एन ए लिख सकते हैं। क्लियर? बोल्ट्जमान और आइडियल केस बोलो, ये यूनिवर्सल केस कांस्टेंट में रिलेशन होता है ये, ठीक है। और यहाँ एन ए क्या है बोलो? गाद्रो संख्या, ठीक है। और वो कितनी होती है? 6 × 10⁻23, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई मेरी आपको बोलो, ठीक है।
स्मॉल m क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। कैपिटल M क्या है? मास ऑफ गैस। कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। स्मॉल n क्या है? मोल ऑफ गैस। बात समझ में आया? बोलो ओके। K क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो इनकी वैल्यू, इनकी यूनिट वो तो अभी अपन स्पेशल नोट में देखेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ रहे थे तो उसका रूप बनाया। रूप बना के मैंने आपको बताया कि आपको पीवी इक्वल टू एनआरटी है दिमाग में तो एग्जामिनर गलत करवा सकता है। बात समझ ना, इसलिए क्वेश्चन करवाया मैंने। हो गया ये नोट सबका? बोलो बोलो हो गया? ओके। ये सोच नहीं डेवलप हो तो ये कोई एन दे रखा हो उसको देखता ही नहीं है। अरे बोलो ये तो फंडे क्लियर होगा वही देखेगा, बाकी तो क्या करता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन क्यों कराया मैंने, समझ में आया? बोलो, ताकि आपको पता चले कि पीवी इजिकल टू एन आर टी, पीवी इजिकल टू एन के टी कब करना है। और फाइनली लेटर ऑन तो ये चार चीज़ें मैंने बता दी। ये ऐसे लिखा समझ जाओगे? बोलो, एन मोल गैस के लिए फॉर एन मोल गैस, एक मोल गैस के लिए फॉर वन मोल गैस, एन अणु गैस के एन अणुओं के लिए फॉर एन मोलिक्यूल ऑफ गैस के लिए, और एक मोलिक्यूल ऑफ गैस मतलब गैस के एक अणु के लिए। लिखूं गैस के एक अणु के लिए फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ठीक है, तो हमारे काम की चीज़ है एक और एक ही है। ये दो तो हमने, एक मोल गैस बोला तो एन की जगह वन लिख दिया, एक मॉलिक्यूल बोला तो कैपिटल एन की जगह वन लिख दिया। क्लियर? तो दो से हमने चार बना लिया। ठीक है, अभी तक जितना पढ़ा है उसका सार तो यही है ना? बोलो, अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है आइडियल गैस इक्वेशन, उसका रूप, उसका सार तो यही है। बोलो ठीक है। अब दो चीजें आई है, एक आर और एक के। एक कौन आया? आर, और एक कौन है? के। ठीक है, हो गया? बोलो ओके। वापस 5-10 मिनट ध्यान देना। यहाँ पर मैंने कहा, मैंने लिखा यूनिवर्सल, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्लियर?
बहुत यूज करते हैं हम जगह जगह। यहाँ पर पूरा इसका बायोडाटा देखते हैं। सार्वत्रिक गैस नियता, सबसे पहला पॉइंट इसके लिए नंबर 1, इसका मान सभी गैसों के लिए एक समान होता है, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल कहते हैं। यूनिवर्सल पूरी साइंस में बहुत कम कांस्टेंट के आगे लगता है, और जिसके आगे लगता है इसका मतलब उसका सबकी वैल्यू क्या होगी, सेम। तो आपको क्या बता रहा हूं, आर का मान, ठीक है, सभी गैसों के लिए, सभी गैसों के लिए, ठीक है, चाहे वो गैस CO2 हो, चाहे हीलियम हो, चाहे N2 हो, चाहे O2 हो, चाहे H2 हो, कोई सी भी हो, ठीक है, सभी गैसों के लिए समान होता है, मतलब इक्वल होता है, ठीक है, होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। नंबर 2, ठीक है, बोलो आर की यूनिट, क्लियर, इकाई देखे हैं तो इसकी यूनिट 3 होती है। पहला मैंने कहा यहाँ पर PV इजिकल टू NRT, ये मैंने लिखा, ओके। तो R इजिकल टू करूंगा तो क्या करूंगा, PV अपॉन NT। तो R की यूनिट अगर मैं एक बनाऊं, इकाई, P का मतलब एटमॉस्फेयर, V का मतलब लीटर, ओके, P का मतलब एटमॉस्फेयर, V का मतलब लीटर, N का मतलब मॉल, T का मतलब केल्विन, ठीक है। तो इसका मतलब यूनिट ऑफ R, R एक क्या आ गई, एटमॉस्फेयर, लीटर, मॉल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, क्लियर, एक यूनिट तो ये हो गई, ठीक है। नंबर 2, दूसरी यूनिट की बात करूं तो मैंने कहा PV इजिकल टू NRT, ठीक है, तो R इजिकल टू PV अपॉन NT। अब मैं जानता हूं प्रेशर जो होता है, बोलो प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, F/A होता है, प्रेशर क्या होता है, F/A, क्लियर, ओके। तो R, P की जगह लिखूं F अपॉन A, ये V और ये NT, क्लियर। तो मैंने क्या देखा, फोर्स है, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, क्लियर, N मतलब मॉल और T मतलब केल्विन, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कटा, बचा क्या, बोलो मीटर। फोर्स यानी न्यूटन इंटू मीटर जूल, न्यूटन इंटू मीटर जूल, मॉल इनवर्स केल्विन। तो यूनिट ऑफ आर दूसरी क्या आ गई, बोलो कि बोलो जूल मॉल इनवर्स केल्विन इनवर्स, क्लियर, ये भी इसकी यूनिट होती है। अच्छा, छोटा थर्ड, मैंने कहा हम जानते हैं कि 1 कैलोरी इजिकल टू 4.2 जूल होता है, इसका मतलब हुआ कि जूल की जगह कैलोरी, कैलोरी की जगह जूल भी यूनिट में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ बोलो आर, मैंने कहा कैलोरी, मॉल इनवर्स, केल्विन इनवर्स भी लिखा जा सकता है। ये हमारा था पॉइंट नंबर 2, क्लियर। अब मैं यहां पर लिखूं वैल्यू ऑफ आर, क्या लिखूं मैं, बोलो वैल्यू ऑफ आर, क्लियर, आर का मान। इस चैप्टर में भी और पूरी साइंस में भी आर की वैल्यू काम आती है, क्लियर। तो आर की वैल्यू 3, पहला आर इजिकल टू 0.083, ये वाली वैल्यू कब यूज करनी है, जब यूनिट एटमॉस्फेयर, लीटर, मॉल इनवर्स और केल्विन इनवर्स हो, ठीक है। मैंने कहा R इजिकल टू 8.3, ये वाली वैल्यू कब, जूल, मॉल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। बोलो R की वैल्यू लगभग 2 कैलोरी, मॉल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, क्लियर। बोलो हुआ कुछ नहीं, R इजिकल टू 8.3 जूल, मॉल इनवर्स, केल्विन इनवर्स था। 1 कैलोरी इजिकल टू 4.2 जूल होता है। आज मुझे जूल को हटाना है, कैलोरी को लाना है, तो 1 जूल इजिकल टू क्या कर सकता हूं, 1 कैलोरी, 1/4/2 कैलोरी। तो इस जूल की जगह इसको रख दूंगा, तो R 8.3 4.2 कैलोरी, मॉल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, लगभग काटू तो 2 ही आएगा, बोलो ओके, क्या आ जाएगा, बोलो लगभग काटू तो 2, तो 2 कैलोरी, मॉल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, क्लियर। अब ये 3 वैल्यू है, हम कौन सी वैल्यू कब यूज करनी है, तो ध्यान से समझना। पूरी साइंस के अंदर, मैं पूरा साइंस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आर की वैल्यू फिजिक्स में भी यूज आती है, आर की वैल्यू केमिस्ट्री में भी यूज आती है, और आर की वैल्यू बायो में भी यूज आती है। जब हम प्लांट वाटर रिलेशन पढ़ते हैं, वहां पर भी जो ऑस्मोटिक प्रेशर आता है
ऑस्मोटिक प्रेशर आता है तो उसके अंदर आर आता ही आता है। बोलो तो पूरी साइंस के अंदर आर की वैल्यू ये वाली कब यूज करनी है, जब भी आपको पीवी इजिकल टू एन आर टी के अंदर आर रखना हो तो यही यूज करना है। आपको ये वाली वैल्यू कब यूज करनी है, जब पूरी साइंस के अंदर कभी भी कोई एनर्जी या कोई वर्क के फॉर्मूले में आर आता हो तो उस समय ये यूज करना है। मेरी बात समझ में है? मैंने कहा वर्क या एनर्जी, ठीक है, बोलो के फॉर्मूले में, ठीक है, फॉर्मूले में बोलो इनको यूज करना है। अगर एनर्जी के 4 ऑप्शन कैलोरी में होंगे तो आर कैलोरी वाला रख देंगे, जूल में होंगे तो जूल वाला रख देंगे। बात समझ में आए? बोलो ओके। तो ये तीनों वैल्यू जो है आपको पता होनी। ये सारा बायोडाटा मैंने किसका बताया? आर का। नोट करोगे? वैल्यू ऑफ आर इक्वल फॉर ऑल केस, ठीक है। सो किस नाम से जाना जाता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। ओके, हो गया। जो मैं यूनिट बता रहा हूँ तो अप्लाइड चीज है, हम कभी भी यूनिट पता लगा सकते हैं। आपको कभी पूछा जाए आर की यूनिट कौन सी, नहीं होती है, बोलो, ठीक है। छोटी भी चीज समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछना, आपको बात समझ ना, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हर एक छोटी सिस्टमेटिक तरीके से एक एक चीज मैं आपको बताऊं, ताकि जिसने कभी बिल्कुल बेस कमजोर हो उसको भी चीज समझ में आए, ठीक है। आर के बारे में अच्छे से जान गए, बोलो आप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करूं। ये तक एग्जाम में पूछा गया है 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है।
मतलब आपको मैं जहाँ भी चीजें बताता हूँ वो कहीं ना कहीं एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं। 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है, और 1 किलो कैलोरी 4.2 किलो जूल। इधर किलो करो, इधर किलो करो, इधर किलो करो, हटा दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे समझे ही समझे, बोलो क्लियर। ओके, हो गया। ठीक है, अरे, यहाँ तक कहानी समझ में आई, बोलो आपको ठीक है। अब जैसे मैंने ये आर के बारे में बताया था, वैसे ही किसके बारे में बता रहा हूँ मैं, बोलो। बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है। मैंने कहा बोल्ट्जमान, ठीक है, कांस्टेंट के बोल्ट्जमान नियतांक, ठीक है। तो आपको सबसे पहली बात क्या पता होनी चाहिए, के बराबर आर अपॉन एन है। एक तो ये पता होना चाहिए। अगर ये पता होगा तो आपको वैल्यू ऑफ के निकालने में 1% दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आर की वैल्यू जानते हो 8.3। मैंने कहा आर की वैल्यू होती है 8.3 जूल, बोलो जूल मॉल इनवर्स केल्विन इनवर्स। एन ए की वैल्यू आप जानते हो 6 × 10⁻⁻⁻23 मॉल इनवर्स पर मोल होती है ये वैल्यू, क्लियर। ओके, तो के की वैल्यू करूंगा, बोलो 8.3 6 × 10⁻23, ये जूल मॉल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये बोलो मॉल इनवर्स, मॉल इनवर्स से मॉल इनवर्स कट हो गया, बोलो क्लियर। तो वैल्यू के साथ यूनिट भी ला रहा हूं मैं, बात समझ रहे हो ना। तो मैंने कहा यार, बोलो 10⁻23 तो ऊपर जाके -23 हो जाएगा। 8.3 में 6 को डिवाइड करना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, बोलो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। कैसे किया मैंने, समझ में आया? कुछ नहीं, यहाँ पर 1 किया, 20 बचा, 20 मतलब अरे अरे 3। अरे समझे समझे, बोलो वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। 5 से 10 सेकंड में के की वैल्यू कभी भी पता लगाई जा सकती है। बोलो आर की वैल्यू याद रखो, के की वैल्यू कभी याद नहीं करनी है। कैसे लेके आए, समझ में आया? बोलो लिख दो यहाँ पर जूल
केल्विन इनवर्स। क्लियर? पहले बताओ आपको आर की यूनिट, आर का फॉर्मूला, आर के मतलब के की यूनिट, के की वैल्यू, के की यूनिट, सब कुछ बता दिया ना मैंने आपको, ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो आज की कहानी समझ में आई बोलो? आज हमने आइडियल गैस इक्वेशन, उसके अलग फॉर्म, और आर मतलब उसकी यूनिट डायमेंशन वैल्यू, के यूनिट डायमेंशन वैल्यू, सारी मैंने आपको बातें बताई है। ठीक है, ओके।